हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एबीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताया जाएगा महत्वपूर्ण परिभाषा, साथ ही साथ महत्वपूर्ण डेरिवेशन और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। आज जो 4 तारीख को पेपर होने वाला है आप सबका, उसके लिए महत्वपूर्ण मैराथन क्लास होगी। आप पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ उन लोगों तक भी शेयर करिए जिन तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है, जिससे सभी बच्चों को ढेर सारा लाभ हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन का। देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अगर आपको कोई भी डिफिनेशन तैयार करना है, आप सबसे पहले उसका क्या करिए, न्यूमेरिकल उसका फार्मूला तैयार करिए। फार्मूला से आप उसका डिफिनेशन लिख सकते हो। ठीक, आपको डिफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपको पता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट। देखिए F क्या है, बल है, और Q नॉट क्या है, आवेश। तो कहने का मतलब कह सकते हो कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलोगे डिफिनेशन, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसका मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। इतनी बातें समझ में आई कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, ये भी इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें 2 परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार का, माने उसकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। परिमाण जो होता है दोनों आवेश का बराबर होता है। अगर एक दूसरे से अल्प दूरी 2L मीटर पर रखे होते हैं, 2L मीटर पर रखे होते हैं, तो इस पूरे निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब कोई ऐसा निकाय है जो वैद्युत द्विध्रुव वाला निकाय है, इसमें क्या होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलोगे कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर मात्रक की बात करें तो Q कूलाम है, तो कूलाम इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। और L क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, सॉरी कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। अगला देखो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व आपको पता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। देखिए फिजिक्स की भाषा में अगर L अनुपात में है तो उसको एकांक बोलते हैं। अनुपात वाले क्या बोलते हैं, एकांक। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी छड़ है, कोई भी तार है, तो उस पर क्या है, एकांक लंबाई पर जितना आवेश वितरित होता है वही उसका क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व, मतलब Q/L। देखो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर Q/L। अगला देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A। A का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो देखिए अनुपात में है क्षेत्रफल, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अगला देखिए, अगला क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, देखिए आप अगर इसको फार्मूला से याद करेंगे ज्यादा आसान रहेगा। फार्मूला क्या है, फाई बराबर E.A। जहां E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है, क्षेत्रफल। तो हम बोल सकते हैं क्या कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, कि किसी भी पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। या बोल सकते हो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। चाहे आप ऐसा बोलो, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप
क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। चाहे आप क्या बोलोगे कि किसी भी पृष्ठ में से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत विभव पता है आपको क्या होता है? V = W अपान क्या होता है? Q नॉट। तो जहां W क्या है? कार्य है, Q नॉट क्या है? एकांक आवेश या धन परीक्षण आवेश। तो क्या होता है कि धन परीक्षण आवेश को, किसको? धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या है इसकी डिफिनेशन? कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहां तक लाने में? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उसका क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो आगे देखते हैं अगला डिफिनेशन क्या है। ये सब जो क्वेश्चन है 1 या 2 नंबर में आएंगे। ये डिफिनेशन बताया जा रहा है अभी कितने नंबर में आएंगे? या तो 1 नंबर में या तो कितने नंबर में आएंगे? 2 नंबर में। छोटे छोटे डिफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ऊर्जा की इकाई होती है। 1 वोल्ट विभवांतर प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा किसी भी पृष्ठ में किसी भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 वोल्ट विभवांतर प्राप्त करना है। 1 वोल्ट विभवांतर प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है पता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के क्या होती है? बराबर। अगला देखिए विभव प्रवणता। पता है विभव प्रवणता? तो अगर इसको फार्मूला से देखें क्या होता है विभव प्रवणता? E = V/L। तो क्या हो जाएगा? दूरी के साथ, किसके साथ? दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? विभव प्रवणता कहलाती है। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं और J बराबर क्या होता है? I/A। I क्या है? चालक में बहने वाली धारा। A क्या है? क्षेत्रफल। तो क्या बोलोगे डिफिनेशन? किसी भी चालक में बहने वाली धारा तथा उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा? धारा घनत्व। फार्मूला से क्या डिफिनेशन हो जाएगा? किसी भी चालक में बहने वाली धारा तथा उस चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? धारा घनत्व। अब गतिशीलता। गतिशीलता U बराबर क्या हो जाएगा? आप पढ़े हो VD अपान क्या होता है? E। जहां VD क्या है? अनुगमन वेग। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप फार्मूला से इसकी डिफिनेशन देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि किसी भी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी चालक का अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। सिंपल सी आप याद रखना, सभी का फार्मूला याद रखना। फार्मूला से आप सभी भी डिफिनेशन लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि 1 नंबर का आता है और 1 नंबर इतना आसान लिख देंगे, फार्मूला लिख करके डिफिनेशन लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब पढ़े हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो से प्रदर्शित करते हैं। रो = क्या होता है? R/A/L। जहां R क्या है? प्रतिरोध है। A क्या है? क्षेत्रफल है। और L क्या है? लंबाई है। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर रख दें और लंबाई को 1 मीटर रख दें तो रो किसके बराबर हो जाएगा? R के। तो रो किसके बराबर हो जाएगा? R। तो हम बोल सकते हैं किसी भी चालक के एकांक आयतन का जो प्रतिरोध होता है, एकांक आयतन, क्योंकि क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? लंबाई। तो यहां 1 हो जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल 1 मीटर रखे और लंबाई भी क्या कर दें? 1 मीटर, तो जो उसके सिरों पर जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसलिए याद रखना, डिफिनेशन आपको रटना नहीं है। डिफिनेशन रटने से अच्छा है आप उसका फार्मूला तैयार रखो, उसके बाद वहां से डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हो। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। आप पढ़े हो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? संपूर्ण समाकलन B.dl = μ0I। कहने का मतलब किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली
चुंबकीय संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उस पृष्ठ में गुजरने वाली धारा आई के का क्या होती है, म्यू नॉट गुना होती है। जहां म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट पढ़े हो, क्या होता है, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी भी चुंबक को माने किसी भी पदार्थ को वह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह जितना चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से समझो, कोई पदार्थ है उसको वह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ जितना चुंबकीय बल आघूर्ण का क्या करेगा, अनुभव करेगा, वही क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय फ्लक्स, जैसे आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा, वैद्युत फ्लक्स में क्या पढ़ा, फाई बराबर ई डॉट ए, उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्या बोल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। या एक डिफिनेशन और दे सकते हो, जैसे इसमें हमने डिफिनेशन क्या दिया था, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर जहां वैद्युत है वहां पर क्या कर दोगे, चुंबकीय। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब आ जाते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है, जब किसी भी कोई भी चालक होता है, किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी भी पदार्थ को कहां पर रखते हैं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखते हैं, तो उस पर जो विद्युत वाहक बल, उसके चालक के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब कोई भी चालक, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को हम कहां पर रख दें, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात उसको दो ध्रुवों N और S के बीच में रख दें, तो उस पदार्थ के पर, उस चालक के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कहने का मतलब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब आ जाते हैं स्वप्रेरण गुणांक, इंपॉर्टेंट है, स्वप्रेरण गुणांक भी इंपॉर्टेंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण गुणांक आपने पढ़ा होगा, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, देखिए फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई, फाई बराबर क्या होता है, एल आई, और यहां से क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपान आई। आप दो तरीके से डिफिनेशन दे सकते हो। पहला डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कोई भी चालक है, ठीक है, यदि दो कुंडली क्या होती, एक कुंडली होती है, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन, तो उसमें क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के बाद उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, आई क्या है, उसमें प्रवाहित धारा। अगर हम आई को एक रख दें, आई को क्या रख दें, 1 एम्पियर, तो यल किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसके चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होता है वही उसका स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। यानी कोई भी चालक है उसमें एकांक धारा प्रवाहित करें, एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसके चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वही उसका क्या कहलाता है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, एम आई, तो यहां से यम बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपान आई। अगर आई बराबर 1 एम्पियर रखें तो यम बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। देखिए अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, दो कुंडली होती है, कितने कुंडली, दो। जब दो कुंडली पास पास रखी होती है, एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उससे बद्ध जो दूसरी कुंडली होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहां से डिफिनीशन क्या होगा कि अगर दो कुंडली पास पास रखी है, यदि एक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करें तो उससे बद्ध जो दूसरी कुंडली होगी उसके चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, अन्योन्य प्रेरण। देखिए स्वप्रेरण में क्या होगा, एक कुंडली होगी,
उसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करेंगे, उसके चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसका स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक में क्या होगा, दो कुंडली पास पास रखी गई होगी, एक कुंडली के क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, एक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे बद दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाएगा। अब प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, शिखर मान आई नॉट, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान क्या होता है, वी नॉट। हम प्रत्यावर्ती धारा समीकरण पढ़े ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी प्रकार से वोल्टेज समीकरण क्या होता है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर शिखर मान का मतलब होता है उच्चतम मान, अधिकतम मान, वोल्टेज का वह अधिकतम मान, माने वोल्टेज का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, वोल्टेज का शिखर मान, और धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है, धारा का शिखर मान। जब प्रतिरोध शून्य होता है, प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, तो धारा क्या होती है, अधिकतम होती है, उसको हम बोलेंगे क्या, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। अब अनुनादी आवृत्ति हमने पढ़ा होगा एलसीआर परिपथ में, क्या होता है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, जहां एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, एक्ससी क्या है, धारिता प्रतिघात है। जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में न्यू जो होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, इसी को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। ठीक, तो ए रहा पार्ट फर्स्ट का, फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थे सभी एक एक नंबर, दो दो नंबर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला देखिए डिफिनेशन क्या है, संयुग्मी फोकस। देखिए संयुग्मी फोकस क्या होता है, जैसे कोई दो वस्तु होती है, ठीक है, जब कोई दो वस्तु इस प्रकार रखी हो, अगर पहले वस्तु का प्रतिबिंब, पहले वस्तु का जो फोकस होता है, प्रतिबिंब होता है, दूसरे वस्तु पर बने और दूसरे का प्रतिबिंब किस पर बने, पहले पर, तो उस फोकस को क्या बोलते हैं, संयुग्मी फोकस। माने कहने का मतलब इस फोकस पर केंद्रित हो दो वस्तु ऐसी रखी गई हो कि पहले वस्तु का जो प्रतिबिंब बने किस वस्तु पर बने, दूसरे पर, और दूसरे का प्रतिबिंब किस पर बने, पहले पर, तो उसे हम बोलते हैं क्या, संयुग्मी फोकस। समझ में आया, दो वस्तु इस प्रकार रखी हो कि पहले वस्तु का फोकस दूसरे पर बने और दूसरे का फोकस पहले पर बने, तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं क्या, संयुग्मी फोकस। अगला है रेखीय आवर्धन। आप पढ़े हो रेखीय आवर्धन क्या होता है, एम बराबर -v/u या I/ क्या होता है, o, जहां भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, o क्या है, वस्तु की लंबाई। तो हम कह सकते हैं वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या बोलोगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जानते हो, चलिए प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन आपके चैप्टर में नहीं है, ठीक, सिलेबस से कटा है, अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगर प्रकाश सरल से विरल माध्यम में जाता है तो सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और विरल से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होता है पहले नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण की जा अर्थात साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा अर्थात साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, n, जहां n क्या है, अपवर्तनांक होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। मतलब अगर प्रकाश की किरण जो होती है
विरल माध्यम सघन माध्यम से कहां प्रवेश करे? विरल माध्यम में। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 अंश। अगर कोण R बराबर 90 अंश हो जाए, अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए, तो उस कंडीशन में जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण का वही अधिकतम मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब कोण I कोण C के बराबर कब होगा? जब कोण R किसके बराबर होगा? 90 के। इसी को हम बोलते हैं क्या? क्रांतिक कोण। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब प्रकाश पूरी तरीके से क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए। कब होगा ऐसा कंडीशन? जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से क्या हो जाता है? अधिक। अगर कोण R जो होता है 90 अंश से अधिक हो जाए, और लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए प्रकाश सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए? विरल माध्यम में। कभी कभी कंडीशन पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त लिखो, तो क्या लिखोगे? कोण R 90 अंश से अधिक होना चाहिए और प्रकाश कहां से कहां प्रवेश करना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो प्रकाश का संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही कहलाता है क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है कोणीय विक्षेपण। आपने प्रिज्म पढ़ा होगा। प्रिज्म में क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो क्या होता है? वह अपने विभिन्न 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो उस कंडीशन में किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अर्थात इसको थीटा से प्रदर्शित है। थीटा बराबर डेल V माइनस डेल R। डेल V माइनस क्या? डेल R। डेल क्या है? विचलन कोण है। V माने बैगनी रंग के लिए, और डेल R क्या है? लाल रंग के लिए विचलन कोण। तो बैगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण। कहने का मतलब कह सकते हो कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह विभिन्न अवयवी रंगों में, जो 7 अवयवी रंग होते हैं उसमें विभक्त हो जाता है। तो उस कंडीशन में किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अगर पूछा जाए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, तो आप बताओगे क्या? किन्हीं 2 रंग, या ऐसे बोल सकते हो कोणीय विक्षेपण तथा माध्य किरण के विचलन का अनुपात क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगा? तो कोणीय विक्षेपण क्या है? डेल V माइनस डेल R बटे डेल Y। माध्य किरण क्या हो जाएगा? येलो रंग हो जाएगा। तो येलो रंग के लिए विचलन कोण, इसी को हम बोलते हैं क्या? वर्ण विक्षेपण क्षमता। आप यह बोल सकते हो किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर तथा माध्य किरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। चाहे ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोल दो, क्या? कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या है? डेल V माइनस डेल R। कोणीय विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। आगे देखिए, तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र जानते हो क्या होता है? किसी माध्यम में वह सतह होती है, अगर उस माध्यम में जितने कण स्थित होते हैं वो समान कला में क्या करें? कंपन करें, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? तरंगाग्र। माने माध्यम में स्थित वह सतह, किसी माध्यम में स्थित वह सतह जिसमें उपस्थित सभी कण समान कला में क्या करते हैं? कंपन करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? तरंगाग्र। किसी माध्यम में स्थित वह सतह जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, वही कहलाता है क्या? तरंगाग्र। ठीक। अगला है व्यतिकरण। ये भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण क्या होता है? जब 2 तरंगे समान आयाम की हो, समान आवृत्ति की हो, एक साथ गमन करती हैं और उसका अध्यारोपण होता है, तो कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम। तो यही घटना कहलाती है क्या? व्यतिकरण। कहने का मतलब 2 तरंगे हो लेकिन उसकी आवृत्ति समान हो, उसका आयाम समान हो, एक साथ जब गमन करेंगी तो उनका क्या होगा? अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होता है?
कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है अधिकतम प्राप्त होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो यही घटना कहलाती है क्या? व्यतिकरण। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन सा? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जब तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उसको हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिस पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? इसकी कंडीशन लिखने को आता है, तो 2 लाइन लिखना केवल होता है। आवृत्त समान होनी चाहिए, कलांतर नियत होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आवृत्त क्या होना चाहिए? समान। आवृत्त समान हो, आवृत्त समान हो, और दूसरा क्या इसका होगा? कलांतर क्या हो? नियत। कलांतर क्या हो? नियत हो। आवृत्त समान हो, कलांतर क्या हो? नियत हो। तो उसको हम बोलते हैं क्या? कला संबद्ध स्रोत। ठीक। विवर्तन क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी छिद्र या तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो क्या हो जाता है? वह ज्यामितीय छाया में प्रवेश करती है, और यही घटना कहलाती है क्या? विवर्तन। कहने का मतलब किसी भी प्रकाश किरण का या किसी भी तरंगाग्र का किसी भी छिद्र से होकर के या किसी तीक्ष्ण किनारे से मुड़ करके ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। किसी भी तरंगाग्र का हो, किसी भी प्रकाश की किरण का हो, उसका किससे? छिद्र से होकर के या किसी तीक्ष्ण किनारे से मुड़ करके किस छाया में प्रवेश करती है? ज्यामितीय छाया में प्रवेश करती है। उसी को क्या बोलते हैं? विवर्तन कहते हैं। अब देहली आवृत्त और देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है? देखो, देहली आवृत्ति क्या होता है? वह न्यूनतम आवृत्त जिससे किसी धातु की सतह से क्या उत्सर्जित करा जा सके? इलेक्ट्रॉन। माने धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है वही कहलाती है क्या? देहली आवृत्ति। माने वह प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराया जा सके, देहली आवृत्ति कहलाता है। इसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगला है देहली तरंगदैर्ध्य। जैसे यहां पर न्यूनतम बोले हो, यहां पर क्या बदल देंगे? अधिकतम, क्योंकि आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? तरंगदैर्ध्य। तो क्या बोलोगे यहां पर? वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य। इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक सब चीजें समझ में आई? फिर आगे बढ़ते हैं। कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W या फाई से। ठीक है। वह न्यूनतम ऊर्जा, जैसे यहां पर बोले न्यूनतम आवृत्ति, यहां पर क्या बोले? अधिकतम तरंगदैर्ध्य, फिर यहां पर क्या बोलोगे? वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराया जा सके उसका क्या कहलाएगा? कार्यफलन। कहने का मतलब हम किसी धातु की सतह पर उतना कम से कम ऊर्जा दें कि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, तो वही न्यूनतम ऊर्जा उसका कार्यफलन कहलाता है। इसे W या फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाता है? बताओ, आप पढ़े हो H न्यू नॉट। ठीक, क्योंकि यहां पर क्या है? न्यूनतम आवृत्ति। आपने पढ़ा होगा E बराबर क्या होता है? H न्यू, फोटॉन ऊर्जा। E बराबर क्या होता है? H न्यू। अब कह रहा है कि न्यूनतम ऊर्जा तो न्यूनतम आवृत्ति होगी, और न्यूनतम आवृत्ति क्या होती है? न्यू नॉट। जब न्यू नॉट के बराबर हो जाता है तो वह फोटॉन ऊर्जा किसके बराबर हो जाती है? कार्यफलन का। तो यही है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराया जा सके उसका क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। ठीक, इतनी बातें समझ आई। अब आते हैं समस्थानिक, पढ़ते हैं। समस्थानिक क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक जब भिन्न भिन्न माने एक ही परमाणु क्रमांक के तत्व होते हैं, उनके माने भिन्न भिन्न तत्व होगा, उसके परमाणु क्रमांक जो होंगे समान होंगे, लेकिन परमाणु भार क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा।
परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? समान। परमाणु भार क्या होगा? भिन्न भिन्न, तो उसको हम बोलते हैं क्या? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? 1H1, 1H2 और 1S3। 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। 1S3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन है? 1H1, 1H2 और 1S3। ठीक, समस्थानिक देखिए, परमाणु क्रमांक सभी का क्या है? समान। और परमाणु भार जो ऊपर लिखा गया है तत्व के, ठीक है, वो परमाणु भार होता है। जो नीचे लिखा होता है क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार अलग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। देखो समभारिक नाम से, सम माने समान, भारिक माने भार, जिसका भार समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? समान हो, उसको क्या बोलेंगे? समभारिक। जैसे आप एक कोई समस्थानिक ले ले, 6C14, जैसे कार्बन का समस्थानिक होता है कौन? 6C14 व नाइट्रोजन 7N14। अब यहां पर क्या देख रहे हो? दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न, और परमाणु भार क्या है? समान। भिन्न भिन्न तत्व जिसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या है? देखिए, आपको पता है नाभिक में कितनी चीजें होती हैं? 2, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है, जिसके कारण वो आपस में जुड़े होते हैं और नाभिक का निर्माण करते हैं, इसी बल को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। सिंपल सी भाषा में, प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। अब देखिए, अगला है द्रव्यमान छत, जिसको हम डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी डेल ई से, डेल एम ही होगा, डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, द्रव्यमान छत क्या होता है? जब किसी भी नाभिक का निर्माण होता है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का जो योग होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियानों का द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियानों का द्रव्यमान। और वह न्यूक्लियानों का द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ कम होता है। जो यही अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? द्रव्यमान छत। ध्यान से समझिए, एक नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, ठीक, और जब हम किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिक का निर्माण करने में क्या होता है? जो न्यूक्लियानों का द्रव्यमान होता है, कहने का मतलब प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का जो योग होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियानों का द्रव्यमान। तो जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है न्यूक्लियानों के द्रव्यमान से क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या होता है? कम, और उसका यही अंतर क्या कहलाता है? द्रव्यमान छत। अब अगला है बंधन ऊर्जा। बंधन माने बांधने वाला, ऊर्जा माने ऊर्जा। सिंपल भाषा में समझो, अर्थात नाभिक को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा की क्या पड़ती है? आवश्यकता, उसी को क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नाभिक जो होता है, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में क्या होता है? टूट जाता है, तो यह घटना कहलाती है क्या? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल 92 यूरेनियम 235, जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं यह टूटता है किसमें? 56 बेरियम 145 प्लस 36 क्रिप्टॉन 90 प्लस 0 and 1 प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। देखिए यहां पर क्या है? 92 यूरेनियम 235 एक भारी नाभिक है, इस पर हमने न्यूट्रॉन की क्या कराई? बमबारी। तो यह 2 हल्के नाभिक बेरियम 56 बेरियम में टूट गया और 36 क्रिप्टॉन में टूट गया। ठीक है, अगला है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता क्या है? जब 2 हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। माने 2 हल्के नाभिक आपस में
संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाता है नाभिकीय संलयन। जैसे 1H2 हाइड्रोजन में जो समस्थानिक होता है 1H2 और 1H2 मिल करके हीलियम का निर्माण करता है 2He4 प्लस बहुत सारा ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, नाभिकीय संलयन। ये पूछा जाता है नाभिकीय विखंडन को उदाहरण सहित समझाओ, तो यही उदाहरण आपको लिखना है। नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाओ, तो ये आपको उदाहरण लिख देना है। ठीक है, ये रहा पूरे फिजिक्स का छोटे छोटे जो डिफिनेशन आते हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा आता है, आप इसको पूरा पढ़ के जाइएगा और 4 तारीख को पेपर पूरा धुआं धुआं करके आइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।